हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आपने आईआईटी जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट का अपना रिजल्ट तो देख ही लिया होगा। आई होप आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी परसेंटाइल बता दो और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो उसको बता दो। और इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने सीक्वेंस सीरीज की गजब सी मस्त सी थ्योरी पढ़ी थी मेरे भाई, और इस लेक्चर में मैंने ट्राई की है कि 10-12 क्वेश्चन मैं ऐसे करवा दूं कि भाई इस चैप्टर जो है उसका पूरा निचोड़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चनों के थ्रू आप सीख सको। और आपके ये जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, यकीन मानिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेक श्योर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, एक एक क्वेश्चन को लिखिए और ट्राई करिए उन क्वेश्चनों को। और आपके लिए मैंने कुछ छोटा सा टास्क भी दिया है। और एक और इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। सबसे पहले टेलीग्राम पे आपको जो भी डाउट्स आते हैं, आप यू कैन ऑल्सो आस्क द डाउट्स ऑन द टेलीग्राम। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द टेलीग्राम। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया इस वीडियो के। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिकॉज दिस टाइम योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जेईई मेंस 2025 का 29 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यू हैव टू फाइंड द लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल के इक्वल टू 1 से लेके एन तक। इतना डरावना सा फंक्शन इसने इसके अंदर दे दिया कुछ। और नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू व्हेन द एन विल टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। अब जिस बच्चे ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम को पहले नहीं किया होगा, फॉर श्योर पेपर में देखते ही वो डर जाएगा। पहले तो लिमिट देख के डर जाएगा, फिर समेशन देख के डर जाएगा, और फिर फैक्टोरियल के ऊपर कुछ क्यूबिक देख के अपना आप ही डर जाएगा। आपको भी डर लग गया होगा। लेकिन यकीन मानिए, इफ यू विल अंडरस्टैंड द मेथड दैट हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, फॉर श्योर यू विल बी फील लाइक कि ओ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, लिमिट एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आफ्टर डूइंग द समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके आपका n तक, और वट एवर द क्यूबिक फंक्शन इज गिवन टू यू, इट इज दैट k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 अपॉन में आपका लिखा है यहाँ पे कितना, k प्लस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब मेरे को ऐसे फील देखना है मेरे भाई। मेरे को पता है ऊपर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल रखा है, ऊपर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल रखा है। तो सबसे पहले मेरे को पता है ये जो k प्लस 3 ऐसे मैं भी तो क्यूबिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सर कैसे कर सकता हूँ? तो भाई मैं से यूं भी तो लिख सकता हूँ। ओ अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है उसके बाद। तो मेरे भाई ये k प्लस 3 तो ऐसे ही बनेगा, और अंदर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, कैन आई राइट इट लाइक कि यार ये बनेगा कुछ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k, कुछ ऐसा बनेगा। ये प्लस 2 बनेगा, और साथ में इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस, आई एम गेटिंग k क्यूब, फिर k का मल्टीप्लाई से प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k स्क्वायर प्लस 9k plus 6, and it will be multiply with for sure k factorial. Now can you see that कि अंदर जो बन रहा है मेरा k क्यूब प्लस आपका 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 6 एंड मल्टीप्लाई विथ k फैक्टोरियल, ये कुछ न्यूमिनेटर जैसा मुझे दिख गया। ठीक है, कुछ कुछ लाइक नॉर दो 11, सॉरी नॉर दो 11, 9 प्लस 2 विल बी 11। ओके, इट विल बी 11, कुछ कुछ न्यूमिनेटर जैसा दिखे। देयर इज अ डिफरेंस इन द कांस्टेंट आल्सो। तो अब मैं इसे कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को पता है कि यार ये जो k प्लस 3 का फैक्टोरियल है उसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो आई विल ट्राई टू मेक द न्यूमिनेटर इन दिस फॉर्म। तो मैं न्यूमिनेटर को पहले समेशन वाला सॉल्व करते हैं, बाद में टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, तो समेशन मेरे भाई क्या मैं बोल सकता हूँ, k इक्वल टू 1 से लेके जो ये जा रहा था, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6 माइनस 1। सिंपल बात है। अच्छा सर आपने यही क्यों किया, कैसे सोचा आपने? तो भाई मेरे को पता है ये 6 वाला है, ये कुछ प्लस 6 जैसा मैं बना दूं ना, आई कैन ऑल्सो राइट द 5 एज 6 माइनस 1 फॉर सिंपल। ठीक है, तो और जो नीचे वाला इसे पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6 इंटू के फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है। अब मेरे भाई मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मेरे को नीचे डिनोमिनेटर में कोई टुकड़ा है, वो न्यूमिनेटर में मैं दो भागों में बांट सकता हूँ। पहले मैं ट्राई करता हूँ इस पूरे को दे दूं। यही क्यों किया सर? क्योंकि इससे ताकि ये कैंसल आउट हो जाए और दूसरे वाले को मैं और आसानी से लिख सकता हूँ आपके सामने। तो कैसा हो जाएगा मेरे भाई, k इज इक्वल टू 1 से लेके आपका n तक चल जाएगा। जब मैं इस पूरे डिनोमिनेटर को उसको दूंगा तो नीचे क्या बचेगा आपका, 1 अपॉन के फैक्टोरियल बचेगा, माइनस 1 अपॉन ये पूरा बचेगा। अच्छा ये पूरा तो सर ने खोल दिया था, वैसे ये था क्या, ये k प्लस 3 का फैक्टोरियल था। तो क्या बचेगा, k प्लस 3 का फैक्टोरियल। अब जिस बच्चे ने प्रीवियस वाले लेक्चर में वीएन मेथड पढ़ा था, मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ा था, जिस दोनों एक ही बात है, उसको अच्छे से समझ आ रहा होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में कैसे ये क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, अब k की वैल्यू भाई 1 से लेके n तक रखनी है आपको। लेट मी चेक 1 तक है, हाँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाद में डालना है। ठीक है, अब k इक्वल टू 1, अब जस्ट पुटिंग t1 अगर मेरे को इसकी निकालनी है, मींस द फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट, t1 अगर मैं निकालूंगा मेरे भाई तो कैसी होगी, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t2 विल बी लाइक
t 1/2 factorial 1/5 factorial. If I will write t3, let's see what will be the value of t3. So t3 will be 1/3 factorial minus 1/6 factorial. Let's try to calculate the t4 so that we are able to cancel out something out of it. ठीक है, अब tn तक चले जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, पैटर्न आपको दिख ही गया होगा, तो पैटर्न क्या बन रहा है उसको समझ लेते हैं। तो t1 से लेके tn तक अगर मैं सब चीजों का समेशन कर दूं तो इस बात की गारंटी है कि वो Sn बन जाएगा, क्योंकि भाई सारी टर्मों का जो सम होता है वही तो आपका Sn होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए, अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए। अब मेरे भाई ये कट गया, ये कैंसल आउट हो गया, इसके बाद ये कैंसल आउट, इसके बाद ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट। यहाँ पे मेरी कुछ लास्ट की 3 टर्म्स बच जाएंगी जो किसी कारणवश कैंसल आउट नहीं हो पा रही होंगी। तो देख लेते हैं आपका फाइनली जो Sn आया सब चीजों का सम, वो यहाँ से तो कुछ नंबर्स बचे, बाकी तो बेचारे कट गए जो नेगेटिव में थे। ठीक है, तो -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल को हम 1 ही लिख सकते हैं, फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, और 3 फैक्टोरियल को हम 6 लिख सकते हैं। अब क्या आपको फील आ रहा है? माइनस एक ये वाला बचा रहेगा, एक इससे पीछे वाला और एक इससे पीछे वाला, तो ये जितने भी हैं इन्हें एक बार लिख देते हैं, -1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 का फैक्टोरियल -1/3 का फैक्टोरियल। अच्छा सर, ये आपने लिख तो लिया, लेकिन आपको तो Sn n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे निकालना था। अब जब मैं लिमिट करूंगा मेरे भाई n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, n टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी होगा तो 1 + 1/2 + 1/6, और n विल टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फॉर श्योर दिस वैल्यू विल टेंडिंग टुवर्ड 0, फॉर श्योर दिस वैल्यू विल टेंडिंग टुवर्ड 0। अब ये वैल्यू चल जाएगी मेरे भाई 0 की तरफ, तो ये पूरा ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0 तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसी में आपका n जब टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0। सो अल्टीमेटली आफ्टर पुटिंग Sn लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कैन आई राइट इट लाइक कि ये 1/1 + 1/2 + 1/6 बचेगा। इसके बाद मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ, 6 + 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 6 और 1 7 और 1 10 बटे 6 इक्वल टू 5/4, 5/3 विल बी द करेक्ट आंसर। फील आया कैसे करना है वीएन मेथड? यकीन मानिए, अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे पहले उसको देखिए, कंसेप्ट को अच्छे से सीखिए और अप्लाई करना सीखिए मेरे साथ, और क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए। यही 8-10 क्वेश्चन मैंने देखे सीक्वेंस सीरीज में आ रहे हैं पिछले 3-4 सालों में। ठीक है, देखता हूँ आंसर सही है कि गलत। ओके, 5/3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। समझ आया कैसे करना? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन आस्क टू मी ऑन द टेलीग्राम। ठीक है, चलिए इसी कंसेप्ट पे फिर से क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाए। हमारा एम हर बार यही रहता है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी करवा दे। यहाँ से मैंने देखा यार, फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन पॉजिटिव इंटीजर कोई बड़ी बात नहीं है, डराने के लिए दिया होगा। फॉर एन इज इक्वल टू n² + 5n + 6, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। an आपको पता है, an बोल लो tn बोल लो, सारे भाई भाई होते हैं। an की वैल्यू निकाल लेता हूँ। an क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका an हो जाएगा आपका n² + 5n + 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। What you have to find basically you have to find the value of Sn, और Sn भी कैसा? 1/k वाला। ओके, तो इस तो सर इन्होंने कुछ डरा दिया, an को ही उल्टा कर दिया। देख लेते हैं क्या बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। Sn इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे भाई? समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके क्या बनेगा आपका? 1/ak। ak का मतलब, अच्छा इफ आई विल रिप्लेस k over here, for sure I have to replace the k from here also. So can I write it like 1/k? If I have to write, then can I write it like 1/4 upon k square प्लस 5k + 6। सर ऐसा करके क्या फायदा हुआ? ऐसा करके ये फायदा हुआ कि भाई जो क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने लिख दिया, कुछ फायदा कुछ नहीं हुआ, बस वो लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे को तो इसको Sn निकालना है। Sn कहाँ तक निकालना है सर? k = 1 से लेके n तक निकालना है, और फाइनली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, मींस व्हाटएवर द वैल्यूज यू आर गेटिंग एट देन जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर। ठीक है, तो सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब वीएन मेथड जिसने अच्छे से देखा होगा, फिर से बोल रहा हूँ वीडियो देख लो भाई, उसमें ज्यादा मजा आने वाला है। तो Sn क्या हो जाएगा? k = 1 से लेके कहाँ तक जाएगा मेरे भाई? n तक जाएगा, और किसका समेशन करना है? इसका करना है। अच्छा यार, ये तो फैक्टराइज हो सकता है, कैसे हो सकता है सर? तो फैक्टराइज ये ऐसा हो सकता है कि भाई से k + 2 और k + 3 लिख सकते हैं, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं 4 को भाग लाऊं, 4 तो कांस्टेंट ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ऊपर n है। अब मेरे को ये पता है यार कि मेथड ऑफ डिफरेंस और वीएन मेथड में हमने पढ़ा था कि यार अगर मैं नीचे वाला जो मेरे को कुछ दिख रहा है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? पहले तो k + 3 में से अगर मैं k + 2 को घटा के देखता हूँ, k + 3 में से k + 2 को अगर मैं घटा के देखता हूं, तो मुझे पता लगता है ये k + 3 - k - 2 बनेगा। इससे ये कैंसिल होगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। यानी ऊपर तो 1 ही लिखा है, अगर मैंने 4 बाहर ला दिया तो ऊपर तो 1 ही बचा रहेगा। यानी 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंपली k + 3 - 2 लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं है। और ये चीजें इंटीग्रेशन में भी काम आती है, बहुत जगह काम आती है। बस यू हैव टू नो दैट हाउ टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। वो तभी आएंगे जब इस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आप करोगे, उसके अलावा कोई तरीका नहीं होता मेरे भाई। स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चनों की वैरायटी देखनी पड़ती है, उसके बाद आपको खुद ये सीखने को मिलता है। ठीक है, तो
Sn को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 और ये भाई मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, तो ये कैसा हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये पहले वाले को मिलेगा तो ये बनेगा 1/k+2 और दूसरे वाले को मिलेगा मेरे भाई तो ये बनेगा k+3। अच्छा ये तो बहुत सिंपल हो गया सर, ये तो कुछ मेरे को फील आ रहा है कि अगर मैं T1 T2 T3 Tn तक जोड़ूंगा तो कुछ ना कुछ कैंसल आउट होता हुआ दिखेगा मेरे को पिछली बार वाले क्वेश्चन की तरह। अच्छा तो Tn मैंने निकाल लिया, T1 निकाल लिया मैंने। सर T1 क्या कैसे निकाला सर आपने, तो भाई k की वैल्यू 1 रख के ही तो निकालूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। अच्छा ये कैसे हुआ भाई, k की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 और 1 3 होगा, अरे गलत हो गया। 1/3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। T2 कैसे हो जाएगा मेरे भाई, 2 रखूंगा तो 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। T3 कैसे रखूंगा मैं 1/5 माइनस 1/6। ठीक है। अच्छा लास्ट क्या रखनी है सर, तो लास्ट रखनी है Tn। अच्छा Tn रखूंगा तो क्या बनेगा T 1/n+2 माइनस 1/3। कोई बड़ी बात, बस वैल्यू तो पुट कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूं मेरे को Sn निकालना है, Sn होता क्या है, सम ऑफ फर्स्ट Tn टर्म्स, सॉरी n टर्म्स, तो T1 T2 T3 सब इक्वेशनों को ऐड कर दो। इक्वेशनों को ऐड करने पे पैटर्न नजर आया, अच्छा वेरी गुड। तो इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, लास्ट में जो आपका बचेगा यानी Sn जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक यहाँ से मुझे फील आ रहा है 4 यहाँ पे बचा है, 4 को मैं s/4 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है कि s/4 की हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर फाइंडिंग T1 T2 T3। ठीक है तो क्या रहेगा 1/3 माइनस 1/n+3 रहेगा। अच्छा तो Sn/4 इज इक्वल टू, इफ आई विल टेक द एलसीएम ओवर हियर आई कैन राइट इट लाइक दिस, इट विल बिकम n+3 माइनस 3, इट कैन आई कैंसल आउट, Sn इज इक्वल टू 4n/3, n+3 विल बी द Sn। Sn आया। अच्छा सर आपने Sn निकाल दिया, वो निकाल दिया, तो फिर अब क्या करूं भाई, ये निकालना था लेकिन मेरे को तो Sn जो मेरा निकला वो क्या निकला, क्या निकला 4n/3 इंटू n+3 निकला। क्या निकला 4n/n इंटू n+3 निकला। ये मैंने गलत लिख दिया रे। क्या निकला था, ओ 3 इंटू n+3, सॉरी 3 इंटू n+3 निकला। तो सर आपको ये तो निकालना ही था, आपको तो ये निकालना था, चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो 507 गुणा एस ऑफ 2025, तो एस ऑफ 2025 का मतलब क्या हुआ कि 2025 रख दूंगा तो 4 इंटू 2025 अपॉन 3 इंटू 2025 प्लस 3 2028। तो मुझे तो फील आ गया ये 4 से चले जाएगा, ये इससे चले जाएगा, और 2 और 2 4 और 5 या 2 और 2 4 और 5 9 9 9 कैंसिल आउट होगा ये पक्का। तो 2000 इसे डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 2 बचेगा, 7 3 21 1 बचेगा और 5 बचेगा। इज देयर एनी ऑप्शन लाइक 675? या सो 675 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया, ये आपको फंडा समझाने का मेरा मेन एम ये है कि आपको वीएन मेथड लगाना आ जाए। इस पे सीरीज समेशन वाले क्वेश्चन अच्छे पूछता है आईआईटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देख के फील आ जाना चाहिए ये किसका क्वेश्चन होना चाहिए, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में हमने एक ही चीज पढ़ी है जरूर, जो हम पढ़ते हैं कौन सा, इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला वाला। ठीक है तो फंडा देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। चलिए ट्राई करते हैं। ये भी देख लीजिए जेईई मेंस 2025 24 जनवरी, लेटेस्ट सारे ताजे ताजे क्वेश्चन लेके आया हूँ मेरे भाई, और वही क्वेश्चन रहने वाले हैं, बस कंपटीशन बढ़ने वाले हैं। तो यकीन मान लिया लेक्चरों को फॉलो कर लीजिए ब्लाइंडली, और बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, प्लस कंसेप्ट सीखने वाले हैं। इसके बाद बाइनोमियल का लेक्चर है। चलिए वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट, एक कमेंट तो कर दीजिए मेरे भाई। अगर आप यहाँ तक अगर अभी भी वीडियो में बने तो एक कमेंट तो आपका बनता है। ठीक है फीडबैक आप दे सकते हैं कहाँ पे हमें सुधार की जरूरत है, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द लेक्चर ऑल्सो। ठीक है तो मेरे भाई 7 दिया है मेरे को, तो 7 अच्छा यहीं पे सॉल्व करते हैं, क्यों वेस्ट करें हम टाइम। तो 7 इज इक्वल टू 5 प्लस क्या दिया है भाई 1/7, ऐसे करके डरा दिया इन्होंने मुझे, तो देखना पड़ेगा क्या है। तो पहले तो मुझे फील आ रहा है कि आई विल डिवाइड 7 ऑन बोथ द साइड, लेट अस सपोज दैट व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, आफ्टर दैट आई विल टेल यू। ये क्यूब बन जाएगा, ये पावर 4 बन जाएगी। ठीक है ये ऐसा कुछ बन जाएगा और ये फिर से इंफिनिटी तक जाएगा। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका सिंपली 1/5/7 मुझे एक नजर आ रहा है, 5/7 का स्क्वायर मुझे एक नजर आ रहा है, 5/7 का क्यूब मुझे नजर आ रहा है। ये एक पैटर्न ये इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस दूसरी इनफाइनाइट सीरीज कौन सी पता लग रही है मेरे को, α/7 का स्क्वायर 2α/7 का क्यूब 3α/7 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा तो सर इसका मतलब ये दो इनफाइनाइट टर्म्स का दो इनफाइनाइट सीरीज का सम होगा 1। हाँ होगा, तो पहली का निकाल सकता हूँ। पहली में तो मेरे को फील आ रहा है ये जीपी बन रही है। जीपी कैसे बन रही है सर, तो मेरे भाई हर बार अगर मैं 1/7 मल्टीप्लाई करता रहूं तो मेरे को अगली अगली टर्म मिल रही है ना, तो ठीक है सर। तो फॉर्मूला पता है एस इन्फिनिटी का क्या होता है, a/1 - r होता है। a क्या होता है सर पहली टर्म, r क्या होता है कॉमन डिफरेंस। और ये इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमेशा तब लगता है जब मॉड ऑफ r की वैल्यू 1 से छोटी होती है। यहाँ पे 1/7 है, फॉर श्योर 1 से छोटी है, आपको फील आ गया होगा। तो 1 इज इक्वल टू इक्वेशन यहीं से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। a का मतलब होता है मेरे भाई 5/7 विच इज नथिंग बट माई फर्स्ट टर्म 1 माइनस 5/7, no 5/7, 1/7 because the value of the r is 1/7. Okay, now let's try to solve this.
थोड़ी देर के लिए से मैं मान लेता हूँ कि भाई ये एस इन्फिनिटी है, एस इन्फिनिटी से मैं इसे डिनोट कर देता हूँ 7/α² 2/7 क्यूब। ठीक है, मैं पैटर्न समझाता हूँ, ये भी हल्का सा थोड़ा सा एजीपी जैसा क्वेश्चन है, एजीपी जैसा क्वेश्चन है। सर एजीपी क्या होता है? अरे प्रीवियस लेक्चर देख, सब समझ आ जाएगा एजीपी क्या होता है। ठीक है, तो α/7 का स्क्वायर 2α/7 का क्यूब 3α/7 की पावर 4 है। अच्छा, ये एस इन्फिनिटी है, तो सर अगर मैं इसमें एस इन्फिनिटी जो है इसमें भी मैं 7 से डिवाइड कर दूं और एक एक टर्म को आगे खिसकाते रहूं, तो ये तो ऐसा बन जाएगा α/7 है ना भाई। इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 की पावर 3 बन जाएगा। ये दूसरा वाला कैसा बन जाएगा तेरा? 2α/7 की पावर 4 बन जाएगा। उसके बाद ये कैसा बन जाएगा तेरा? 3α/7 की पावर 5 बन जाएगा। और ये भी चीज कहां तक जाती रहेगी? इन्फिनिटी तक जाती रहेगी। अच्छा सर, तो इससे क्या फायदा हुआ? तो एक इक्वेशन तेरे को ये मिल गई, एक ही ये मिलेगी मेरे भाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख, तेरे को मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? तो ऐसे इन्फिनिटी को कॉमन लेके देख, फिर और मजा आएगा। तो ऐसे इन्फिनिटी को कॉमन लूंगा तो 1 - 1/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई? पहला तो होगा कितना? α/7 का स्क्वायर प्लस दूसरा, अगर इफ आई विल टेक अल्फा एज अ कॉमन, कैन आई गेट कि डिनोमिनेटर 7 क्यूब है दोनों में, तो 2α - अल्फा इज नथिंग बट अल्फा। अच्छा, तो ये α/7 क्यूब बन गया। ओ अच्छा अच्छा, तो अगर मैं इसमें से सॉरी मैंने इसको घटाया, 3α में से 2α को घटाऊंगा तो α/7 की पावर 4 बचेगा, α/7 की पावर 5 बचेगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझनी होंगी कैसे पैटर्न बनता है। अब ये मेरे भाई क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये फिर से जीपी बन गई? जीपी कैसे बन गई सर? तो देख लो, 1/7 1/7 1/7 मेरे को हर बार मल्टीप्लाई करना है इन ऑर्डर टू मेक इट जीपी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो ये मेरे भाई ऐसे इन्फिनिटी बन जाएगा 7 - 1। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अल्फा सबसे कॉमन ले लेते हैं, परेशान कर रहा है। पहली टर्म क्या बन जाएगी फिर? 1 अपॉन उसका 7 का पावर 2 बनेगा और नीचे क्या आएगा? 1 - 1/7 आएगा बेसिकली। तो ये ऐसे इन्फिनिटी के आफ्टर डूइंग सम कैलकुलेशन आई एम गेटिंग 6/7। तो मेरे भाई ये आ गया, और ये आ गया अल्फा, ये आ गया आपका 1/49। और ये फिर से 7 - 6 6/7, तो फिर से ये क्या आ जाएगा नीचे? 6/7, तो ये चल जाएगा 7/6। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, 7 × 6 = 42। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे जो प्राप्त होता है इस पूरे इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम आ जाएगा एस इन्फिनिटी, वो आ जाएगा α/36। इतना समझ आया? क्यों α/36? क्योंकि अल्फा ऊपर था और ये नीचे इसके आ गया सिंपली, तो α/36 यहाँ से आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये भी तो, क्योंकि ये कैसा आ गया? एस इन्फिनिटी सम, एस इन्फिनिटी ये था और ये कहाँ से आया? ये पूरी सीरीज थी, इसका सम कितना आया? कितना आया? α/36 आया। तो इसे α/36 को यही रहने दो। ठीक है, तो ये 1 कैसा हो जाएगा मेरे भाई आफ्टर सॉल्विंग इट? तो ये 5/7 इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 7 - 1 6/7, तो 7/6 ये हो गया आपका। फिर ये हो जाएगा 1/36। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है। तो ये 1 - 5/6 इज इक्वल टू α/36 आ रहा है। इफ आई विल टेक 6 एज अ कॉमन, आई एम गेटिंग 6 - 5 α/36। आई कैन ऑल्सो कैंसल आउट बोथ ऑफ देम, यानी अल्फा विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, 6 इधर चले गया, 6 - 5 हो गया, सिंपल। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। मेन लॉजिक था कि कैसे एक इनफाइनाइट सीरीज को मैंने 2 इनफाइनाइट सीरीज में तोड़ा और उनके सम में से अल्फा को निकाल दिया। ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस कैलकुलेटिव था। तो इज देयर एनी ऑप्शन लाइक 6? पहले मिटा लेते हैं, सब ऑप्शन दब गए। 6 वाला ये रहा। ठीक है, 1 है ये। ठीक है, तो ये सही आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन आस्क टू मी ऑन द टेलीग्राम और कमेंट। ठीक है, रिप्लाई करने के लिए हम तैयार है। फिर बोलता है यार द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। ये तो बहुत पहले से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चलते हुए आ रहे हैं, कैसे इनको अप्रोच करना होता है। ठीक है, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, यहाँ पे मिट गया, लेकिन ये दिस इज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ आईआईटी जेईई 2025। ठीक है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 4 and 9। यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर व्हिच आर एक्चुअली डिविजिबल बाय 2 and 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 4 and 9। ठीक है, तो 2 और 3 से डिविजिबल अगर कोई नंबर है तो इस बात की गारंटी है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, और 4 और 9 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो इस बात की गारंटी है कि वो 9 4 जो 36 36 से डिविजिबल नहीं होगा। तो पहले निकाल लेते हैं कितने होंगे और उसमें से घटा लेते हैं कितने नहीं होंगे। तो कितना निकालना आसान है, कितना घटाना भी आसान है, दोनों को माइनस करना और आसान है। तो पहले देख लो 6 के मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, अच्छा 3 डिजिट का सबसे छोटा जो 6 से चल जाए, तो मेरे को 6 का टेबल अच्छे से आता है। 6 × 15 90 होता है, तो 90 के बाद 96 भी 6 का मल्टीपल होगा, 102 भी 6 का मल्टीपल होगा, तो 90 होता है 15 का, यानी इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये, चलो वो बात की बात है, वो डीप हो जाएगा। 106 हो गया, 108 हो जाएगा, 114 हो जाएगा, डैश 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 लास्ट तक कहाँ तक जाएंगे हम वो जानने वाली बात है। तो जब 6 के टेबल में 300 आता है, 600 आता है, 900 आता है, 990 आता है, तो इस बात की गारंटी है कि 996। बस सोचने का तरीका देखो ना कैसे सोच रहा हूँ। अब एक बंदा तो दूसरा क्या होता है 1000 से डिवाइड करेगा, फिर उसमें से रिमाइंडर करेगा। भाई 6 का टेबल पता है तेरे को? 6
300 भी आएगा, 300 आएगा, 600 आएगा, 900 आएगा, 990 आएगा, 996 आएगा, खत्म। कोई बड़ी बात अरे नहीं है भाई। ठीक है, अब दूसरा देख, दूसरा तेरे को 36 वाला पैटर्न बनाना है, तो 36 दूनी 72, 72 दिया 108, तो सबसे पहला नंबर तो मुझे मिलता है 108, इसके बाद मिलता है 144। ठीक है, 36 जोड़ने पे। अब मेरे को पता है 108 अगर मेरा 36 का मल्टीपल है, तो इस बात की गारंटी है कि अगर मैं उसमें 10 टाइम्स कर दूं तो 1080 विल आल्सो बी द मल्टीपल ऑफ क्या 36। अब 1080 में से मैं 36 घटाऊंगा, वो भी मल्टीपल होगा, लेकिन वो 3 डिजिट का नहीं होगा। फिर 36 और घटाऊंगा नहीं 72, वो भी 3 डिजिट का नहीं होगा। मेरे को 108 घटाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट एज अ 3 डिजिट नंबर, क्योंकि 4 डिजिट में से घटाऊंगा ना 100 कुछ, तो वो 3 डिजिट का बन जाएगा। ठीक है, तो 7 1 2 7, 10 में से 1 गया 9, तो 972 972 आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब सोचना कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो 6 के टेबल में कितने से जाएगा, ये कितने से जाएगा, ये कितने से 36 से जाएगा, और ये कितने से 36 से जाएगा, बस ये पता कर लो। ये जाएगा 90 15 15 16 17, 17वीं टर्म ये हो गई। ये कितने से जाएगा 9 6 1 जा 6 हो गया, चलो 6 1 जा 6 हो गया, 39 बचेगा, 6 6 जा 36 बचेगा, ये 3 बचेगा 6, 166 वाली टर्म होगी। वेरी गुड अमन। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स चल जाएगा। अब ये 36 से फिर इसे भी देख लेते हैं, तो मेरे को ये 972 लग रहा है कि ये 27 टाइम्स जाएगा। क्यों, अभी बताता हूँ उसका लॉजिक। क्योंकि मेरे को पता है 1008 जो है वो 3 टाइम्स है, 10 टाइम्स किया था तो 38 टाइम आया था, 38 फिर 29 बना था, 28 बना था, 27 बना था, तो 27 इंटू 36 एक बार देख लेता हूँ। 7 6 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 7 के 21 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 1 3 दूनी 6 और 2 8, तो 2 और 6 और 1 7 और 9, ओके 972 27 टर्म होगी। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो और एक ऐड कर दो, दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो 166 माइनस 17 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 14, 14 में 149 में 1 ऐड करो, 150 विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो मेरे भाई क्या फील आया, 149 इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 150 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इसमें। ठीक है, और दूसरे में कैसे निकालूंगा, 27 माइनस 3 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट आई हैव टू फाइंड, कि मेरे को पता करना है कि कितने ऐसे टर्म्स होंगे टोटल जो 2 और 3 की मल्टीपल होगी, यानी इस सीरीज को तो फॉलो कर रही होगी लेकिन इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रही होगी। तो टोटल 150 नंबर ऐसे निकले जो 2 और 3 के मल्टीपल है, यानी 6 के मल्टीपल है, और टोटल 25 नंबर ऐसे निकले जो 9 और 4 के मल्टीपल नहीं है, यानी 36 के मल्टीपल नहीं है। तो भाई ने माइनस कर दो, इनकी जरूरत ही नहीं थी, इन्हें तो घटाना था मेरे को, तो 125 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया, ये अच्छे क्वेश्चन से, इन्हें अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर 125, ऑप्शन नहीं है बट 125 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच करना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, डरा देगा भाई, अगर पहली बार करोगे डरा देगा, पर यकीन मानिए हमसे पढ़िए, दोबारा करिए और क्वेश्चन का डर खत्म हो जाएगा। बोलता है समेशन टी आर इज इक्वल टू, आई विल गिव यू द हिंट इन द प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम बाय योर ओन। ठीक है, यू हैव टू सर्च द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ विल यू सॉल्व, आई विल टेल यू, I will just give you the hint। ठीक है, summation tn is equal to मेरे को ये दिया है, then I have to find the limit n tending to infinity summation 1 upon tr। कुछ याद आ रहा है, पहला और दूसरा क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है ये। तो मेरे को पता है, अगर मेरे को एक चीज आज के बाद याद रखना कि यार जो क्या बोलते हैं, अच्छा जैसे ये है तो हल्का सा समझा देते हैं, T1 T2 T3 है, ये प्लस कर लो यार, T1 T2 T3 T4 मैंने प्लस कर लिया और T5 कर लिया, तो इसे मैं S5 लिख सकता हूँ। S5 क्यों लिख सकते हो सर, अरे फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम होगा वो S5 ही होगा। नाउ टेल मी वन थिंग कि अच्छा ये तो एक तरीका है, एंगल है सोचने का। ठीक है, तो टी एनथ अगर मेरे को पता है, टी एनथ जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, एस एन माइनस 1 होती है ना। जो टी एन होती है वो एस एन माइनस 1 होती है बेसिकली। सही बात है कि नहीं, अगर इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टी एन, एन टर्म अगर मेरे को निकालनी है, तो अगर मैंने एन टर्म्स का सम निकाल लिया, यानी मान लो मैंने 5 टर्म का सम निकाल लिया और उसमें से मैं 4 टर्म का सम को सब्ट्रैक्ट करता हूं। मैंने 5 टर्म का सम निकाल लिया, यानी T1 T2 T3 T4, और मैंने उसमें से 4 टर्म यानी T1 T2 T3 T4 को घटा दिया, तो क्या बचेगा, T5 बचेगा। सही बात है कि नहीं, 5 टर्म्स का सम निकाला, उसमें से 4 टर्म्स का सम को घटा दिया, तो 5वीं टर्म तो बचेगी। सिंपल है समझना। अच्छा तो सर ये क्यों किया आपने, इससे क्या पता लगा, तो भाई मेरे को ये पता है r इक्वल टू 1, r इक्वल टू, ये समेशन लगा है ना इसके बाद, तो r इक्वल टू 1 r इक्वल टू 2, अगर मैं n तक जाऊंगा तो मेरे भाई ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश Tn। अच्छा ये क्या होता है सर, अभी ये Sn होता है, सारी टर्मों का सम Sn ही तो होता है, तो अच्छा ये Sn होता है, तो इसका मतलब मेरे को Sn बता रखा है उन्होंने क्वेश्चन में, तो Sn मेरे को पता है। तो Sn अगर मेरे भाई मेरे को पता है 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 2n प्लस 5, सोचने पर मजबूर करेगा, ये मैं दिमाग लगाऊंगा आपके साथ। ठीक है, तो Sn लगा लिया मैंने। अब मेरे को आपको एक चीज समझानी है कि भाई अगर Sn आपको पता है तो आप Tn निकाल सकते हो। सर आपको Tn की जरूरत कहां पड़ रही, क्योंकि मैंने देखा यार समेशन में तो मेरे को 1 अपॉन tr चाहिए, जनरल टर्म चाहिए उसकी, तो tr निकालना पड़ेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to solve this problem by your own।
टी आर जो होगा वो एस आर माइनस वन होगा, है ना। तो एस आर तो निकाल सकते हो, जस्ट रिप्लेस एन विद आर, यहाँ पे आर को रिप्लेस कर लीजिए सिंपली। और हाउ विल यू फाइंड द आर माइनस वन, इसको आर माइनस वन से रिप्लेस कर लिए, कोई बड़ी बात है क्या। यू विल गेट एक फैक्टर इधर एक फैक्टर, जस्ट टेक द डिफरेंस, फॉर श्योर यू आर गेटिंग सम कॉमन टर्म्स ओवर देयर। आफ्टर दैट यू विल गेट टी आर। जब आपको टी आर मिल जाएगा, जब आपको टी आर मिल जाएगा तो सेम फंडा लगाना जो पहले और दूसरे क्वेश्चन में लगाया था, और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देना, यकीन मानना सही आंसर आएगा। कमेंट करिए अभी, अगर आप सच में सीरियस एस्पिरेंट है तो यू हैव टू कमेंट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। लेट मी चेक वेदर यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर नॉट। इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, आस्क टू मी ऑन द टेलीग्राम। आई वांट टू सी सम एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड आल्सो। चलिए ठीक है, हल्का सा अच्छा सा प्रॉब्लम बस मैंने वो करा दिया, बेसिक मैंने आपको बना दी। यकीन मानिए आपको खुद ही प्रॉब्लम को अप्रोच करना पड़ेगा मेरे भाई, देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीपी का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बोलता है लेट ए वन ए टू ए थ्री बी इन जीपी। अच्छा, ए वन ए टू ए थ्री बी आ जीपी, ठीक है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म जो भी है, ए वन मान ले और ये मान लो। तो ए वन तो भाई जीपी अगर मैं मानता हूँ हर बार यही अच्छी लगती है, ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर की पावर एन माइनस वन, विच इज द जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज नथिंग बट ए। अच्छा, ए होता है। ए फाइव क्या होगा मेरे भाई, ए आर रेस्ट पावर फोर होगा, इज इक्वल टू 21 होगा। ए टू क्या होगा, ए आर होगा, प्लस ए फोर क्या होगा, ए आर क्यूब होगा, इज इक्वल टू 29। अच्छा, तो सर इससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस जो गिवन था वो लिख दिया, तो ये ऐसा हो गया। इफ आई विल टेक ए आर एज अ कॉमन फ्रॉम आउट ऑफ दिस, कैन आई राइट इट लाइक 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 29। एक इक्वेशन मेरे को ये दिख रही है, एक इक्वेशन मेरे को ये दिख रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ ए स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये सॉरी ये जो है आप पे लिखा हुआ वो क्या है। Okay, if I will take r as a common, I can write it like this. Let me check. हाँ, मैं इसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर आर स्क्वायर का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 28 बेसिकली, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, 28 के बराबर है। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई कि ए आर इंटू वन प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 29 हो जाएगा। If I will do squaring on both the side, let us suppose that if I will do the squaring on both side, let's see what exactly I am getting after this. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर आर स्क्वायर वन प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अच्छा, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यही मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 28 अपॉन आर की पावर 4 होगी। अच्छा सर, आपने ये कैसे सोचा, भाई मैं चाह रहा था ए एलिमिनेट करूं और सिर्फ आर में इक्वेशन रखो। इफ आई एम एबल टू फाइंड एनी वन ऑफ द वेरिएबल, फॉर श्योर आई कैन इजीली फाइंड एनीथिंग। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 28 अपॉन आर की पावर 4 है, आर की पावर 4 इधर भेज दो भाई, तो कैसा हो जाएगा ये 28 अपॉन आर की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर वन प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत प्यारा चीज है, ये हो जाएगा 28 वन प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 29 का होल स्क्वायर। इतना समझ आया। अब एक जो बच्चा रहेगा जिसने प्रैक्टिस कम की होगी एग्जाम में, वो क्या करेगा कि भाई पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करेगा, आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा। और एक जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करके आया होगा, वो क्या दिमाग लगाएगा कि यार अगर मैं आर स्क्वायर को ही 28 मान लूं तो ये एलएचएस को भी सेटिस्फाई कर रहा है और आरएचएस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सर ये कैसे पता, रख के देखो। अगर मैं आर स्क्वायर को रखूं 28, तो 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताओ, 29 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो सर क्या हुआ, फिर आर स्क्वायर को यहाँ भी रख के देखो, तो इधर भी 28 और 29 का होल स्क्वायर, भाई एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। यानी इट मींस दैट आई एम एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर व्हिच विल सेटिस्फाई बोथ द साइड्स एलएचएस। वही तो हमें निकालना था। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 28 आ गई। बेसिकली आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, प्लस माइनस 28 रूट में आ गई। लेकिन उन्होंने बोला था, इफ यू कैन रिमेंबर द प्रॉब्लम, तभी एक एक स्टेटमेंट का जेई में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म, तो इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म होगा तो फॉर श्योर आर पॉजिटिव होना चाहिए, डिक्रीज तो करेगा ही नहीं। तो आर को रिजेक्ट करके आर की एक ही वैल्यू आएगी रूट 28 सॉरी। तो इफ यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यू कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, वो कैसे निकालूंगा मैं, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए पहले तो ए स्क्वायर की वैल्यू 28 अपॉन आर की पावर 4 है। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू 28 अपॉन आर की पावर 4 है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, देखो लॉजिकली हम अभी तक 100% करेक्ट है। अंडर रूट ले लूंगा दोनों तरफ, तो ऊपर तो मेरे भाई रूट 28 आएगा और नीचे आर स्क्वायर आएगा। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे ये फायदा हुआ मेरे भाई कि आर स्क्वायर जो था उसकी वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर की वैल्यू 28 थी। इससे ये हो जाएगा 1/√28, यानी ए की वैल्यू आ गई 1/√28। अच्छा, तो सर इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि A6 जो था,
A6 निकालने में फायदा हुआ। तो A6 क्या होगा मेरे भाई, A6 जो होगा उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, AR की पावर 5 लिख सकता हूँ, और A की वैल्यू भी मैंने आपके सामने अच्छे से निकाल दी। और R की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R की पावर 4 इंटू R भी तो लिख सकता हूँ। तो ये 1/√28 और R की पावर 4 निकाल लिए। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे को R का स्क्वायर पता है 28 है, तो R की पावर 4 क्या होगा, 28 का स्क्वायर होगा। अच्छा 28 का स्क्वायर होगा, तो ठीक है, तो 28 का स्क्वायर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात, यहीं से तो निकाल के वैल्यू डाल रहा हूँ। और R की वैल्यू अभी बताई थी, R की वैल्यू √28 है, तो √28 भी डाल लो, इससे ये कैंसिल हो गया। और 28 का स्क्वायर तो आपको याद होता है 784 कुछ होता है, तो 784 विल बी द करेक्ट आंसर। फील आया कैसे करना है, ये अप्रोच आपको अच्छी लगी होगी आई होप। अगर ये अप्रोच अच्छी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में बनता है। और यहाँ पे ये चीज सोचना ना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे मैं आर स्क्वायर की वैल्यू, बच्चा यहाँ पे फंस जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, क्वाड्रेटिक आर स्क्वायर को पहले टी लेगा फिर सॉल्व करेगा। अबे दिमाग लगाना, एलएचएस और आरएचएस में एक ऐसी वैल्यू डाल जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, सिंपली। ये कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, कैसे कॉमन टर्म्स को निकाला जाता है, उसका क्या तरीका होता है, इसमें भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 3, 7, 11, 15 और डैश 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 मेरे भाई 403 तक जाना है। 2, 5, 8, 11 डैश 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 आपको 404 तक जाना है। अब हिट एंड ट्रायल की मदद से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें फर्स्ट टर्म को निकालने की कोशिश करते हैं। 11 विल बी द फर्स्ट टर्म, दोनों में दिखगी, 11 पहले में भी दिखगी दूसरे में भी दिखगी। नाउ योर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द like if I have two APs, I have to form the another APs, और अनदर एपी मेरे को निकालनी है, दूसरी भी एपी निकालनी है, सॉरी। तो दूसरी एपी जो बनेगी ना, तो दो एपीओ की जो कॉमन एपी आती है, दो कॉमन टर्म्स के आती है, वो भी एक एपी बनती है बेसिकली। तो एपी का पहला टर्म तो मेरे को पता लग गया हिट एंड ट्रायल मेथड से। नाउ माय सेकंड टर्म्स विल बी फॉर श्योर 11 प्लस डी, डी इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द न्यू। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है आपका एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट वन एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड वन। ठीक है, जो दोनों एपी जो मेरी आ रही है उन दोनों का जो एलसीएम होगा, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम होगा, दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ माई न्यू एपी। ठीक है, अब D1 की वैल्यू क्या है, यानी इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 4 हो गया, 3 हो गया। तो बेसिकली जो मेरी नई एपी बनने वाली है उसका जो मेरा क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 4 और 3 के एलसीएम जितना होगा, ये 12 आ गया। तो यानी कि जो पहली टर्म है वो 11 है, दूसरी टर्म कितनी होगी, 11 प्लस 12 होगी, तीसरी टर्म क्या होगी, वो क्या होगी, तीसरी टर्म आपको सिंपली पता है, ठीक है, वो क्या होगी 11 प्लस 2 इंटू 12 होगी। फिर तीसरी क्या होगी 11 प्लस 12 होगी, इस तरीके से चलता रहेगा। अच्छा इसकी जनरलाइज तो कर दो सर इसे, तो जनरलाइज कैसे करूंगा मैं इसे, 11 प्लस n-1 इंटू द कॉमन डिफरेंस 12। और अब मेरे को ये बताओ, ये जो कॉमन डिफरेंस है इसमें 403 है, ये 404 है, तो पहले ही जब मैं कॉमन डिफरेंस इन दोनों से मिलके तो बनानी है मेरे को सीरीज, तो कोई एक पॉइंट आएगा जहां पे वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले 403 पे खत्म होगी, तो देखता हूँ किस n के लिए वो 403 तक कम से कम जा रहा है। उस 3 के लिए मैंने उसके लिए उतना n निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम n कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितने कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स आ सकते हैं 403 से पहले, क्योंकि 403 दोनों सीरीजों में सबसे पहले नंबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 12 विल बी लेस देन 403 माइनस 11, तो कितना होता है मेरे भाई 2 आएगा, और 40 में से 1 गया 9 आएगा, तो डिवाइड करेंगे से 12 से ही होगा n-1। ठीक है, 12 3 36 हो जाएगा मेरे भाई, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 403 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा, ये 3 9, और ये कितना हो जाएगा 1, सॉरी 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 40 में 1 गया 3 9 हो जाएगा। फिर 12 से डिवाइड किया, 12 3 36 बचेगा। ओके इट विल नॉट मतलब प्रॉपर्ली डिवाइड, आई वाज थिंकिंग दैट इट विल बी प्रॉपर्ली डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 3 36, ये बचेगा 3, यानी कि 12 दूनी 24, है ना, कॉमन डिफरेंस विल बी 12। ठीक है, पहली टर्म मेरे को पता है a प्लस n-1 इंटू द डी, द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 12 3 36 होता है। ठीक है, वेरी गुड, 12 3 36 होता है। लेट्स सी। ठीक है, तो n-1 क्या आ रहा है मेरा, a प्लस n-1 इंटू डी, डी नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द न्यू एपी वट एवर द एपी यू आर गोइंग टू फॉर्म। तो इट विल बी लाइक 403 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12, तो 403 में से 11 को डिवाइड करूंगा 392 आएगा, 392 को 12 से डिवाइड करना है, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, तो कितना आ जाएगा 36, यानी 3 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो 3 कैरी तो 32, तो 12 दूनी 24, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि ये लगभग कितना आएगा, सिंपल बात है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, 32.45 जो भी आएगा आई डोंट माइंड। तो फिर हो जाएगा n-1 मस्ट बी लेस देन 32.5, यानी कैन आई से दैट कि n विल बी लेस देन 33.4 या 5 जो भी आएगा, यानी n जो है वो कंप्लीटली 33 टर्म्स तक आएगा।
33 टर्म्स तक तो आएगा एन। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई कि यू हैव द जीपी, यू नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ 33 टर्म बेसिकली। नाउ कैन यू फाइंड द सम, कैन यू फाइंड द सम? कमेंट्स करना है आपको क्योंकि सम निकालना है आपको ऑफ द कॉमन टर्म्स, तो ट्राई टू फाइंड द सम। फॉर्मूला बता देता हूँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कमेंट करना, देखता हूँ हाउ ऑनेस्ट यू आर। ठीक है, कमेंट करना है आपको। ठीक है, तो सिंपल है, n पता है मेरे भाई, ठीक है, डी पता है, ए पता है, जस्ट फालतू वाली मजदूरी, आसान है। मेन एम है कंसेप्ट सिखाना, ये तो फालतू की चीज है। अब बोलता है सम निकालो भाई, ये भी देखो एजीपी वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। क्या है? इफ द सम ऑफ द सीरीज इज, इट इज गिवन टू यू दैट द सम ऑफ द सीरीज इज 5, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 50d। 50d की वैल्यू निकाल ली है। तो फिर से अब तो मेरे को दिमाग लगाना कैसे है आपको। पहली टर्म क्या है? t1 क्या है? 1/1 इंटू 1+d, है ना। और दूसरी टर्म क्या है? t2 1/1+d इंटू 1+2d। अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई कि क्या मुझे फील आ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस अभी भी कांस्टेंट आ रहा है? क्या डिफरेंस है सर? वो ऐसा कांस्टेंट, तो 1+d में से 1 को घटाओ, d बचेगा। फिर 1+2d में से 1+d को घटाओ, तो फिर से कितना बचेगा आपका? d बचेगा। तो हर बार d कॉमन आ रहा, यानी कि यार अगर मेरे को ऊपर कुछ इनका डिफरेंस जैसा लिखना है तो पहले d लाना पड़ेगा। तो ट्राई करता हूँ कि मैं क्या, कुछ मैनिपुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे कि मैं सब 1 की जगह बस यहाँ हर जगह d कर देता हूँ, और सारी जितनी भी सीरीज है सारी सीरीज को डी से डिवाइड कर लेता हूँ, तो बात तो वही रहेगी फिर भी। अच्छा, तो सर ये जब आपने सोचा तो फिर इसके बाद क्या करोगे? तो कुछ नहीं करूंगा, तो 1/d तो मेरा भारी रहेगा। तो फिर क्या करूंगा मैं, ये जो मेरे को d नजर आ रहा है इसे मैं क्या पहले लिख दूंगा 1+d माइनस डी, 1+d-1, सॉरी, नीचे के डिफरेंस लेने पड़ेंगे मेरे को। और फिर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1+d। ठीक है, फिर प्लस 1+2d माइनस 1+d, और नीचे क्या हो जाएगा? 1+d इंटू 1+2d। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? डैश 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 1+10d, है ना, माइनस 1+9d अपॉन क्या हो जाएगा? 1+9d इंटू 1+10d। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, क्या आपको फील आ रहा है? बोलता है सम ऑफ द सीरीज इज 5, तो 5 डायरेक्ट लिख दो। अगर सम मेरे को गिवन है तो 5 लिख दो, और 5 मत लिखो, डी को भी ले जा लो चुपचाप उधर, डी का यहाँ कुछ काम ही नहीं है, फालतू है, डी उधर फेंको। तो डी उधर फेंक के तो 5d हो गया। अब अगर मैं इसे बोलूँ कि ये इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, जब ये पहले वाले को मिलेगा तो 1 बनेगा, जब दूसरे वाले को मिलेगा 1+d बनेगा। ठीक है, फिर जब ये पहले वाले को मिलेगा तो ये बनेगा 1+d। अच्छा, और जब ये दूसरे वाले को मिलेगा तो बनेगा 1+2d। अच्छा, तो ये ऐसा पैटर्न चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा मेरे भाई? तो इसको मिलेगा 1+9d, क्योंकि 10d से 10d कट जाएगा, और ये बचेगा 1+10d। तो क्या आपको फील आ रही है मेरे भाई पैटर्न कैसे सोचना है? ये जब मैंने खोला तो इसमें मेरे को क्या हुआ? सेकंड वाली टर्म्स में फर्स्ट वाला टर्म कट गया, सेकंड वाली टर्म कट गई और फर्स्ट वाली टर्म कट गई, यानी ऑड वाला अगर पहले पे है, ऑड वाला पहले वाला कैंसल आउट हो रहा है। जब ऑड कैसे बोल रहा हूँ सर इसे, तो ये डी का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। पैटर्न ऐसा समझना पड़ेगा, जैसे लाइक कि ये कुछ ऐसा लिखा होगा, पहली टर्म जब खोली तो यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, जैसे हम वाला मेथड कर रहे थे ना, उससे आपको फील लेना है। पहला टर्म दूसरा टर्म, फिर T2 खोला तो T2 ये निकला, ये टर्म, फिर T3 खोला तो ये निकला, लास्ट में ये ऐसा कुछ निकला। ऐसा सोचने का प्रयास करो। अब दूसरे वाले से पहला वाला कट रहा है, दूसरे से पहला कट रहा है, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, पैटर्न, अरे भाई ये तो सब कट गया। ठीक है, पैटर्न समझ आया? पैटर्न समझ आया कैसे काटना है? इससे ये कटा, इससे कटा, इससे कटा, लास्ट में ये कटा, और ये बचे रहेंगे। ये और ये कौन है? तो एक 1 बचा रहेगा, एक ये बचा रहेगा। तो देखते हैं क्या हुआ। तो 1 माइनस क्या बचा रहा? 1 माइनस क्यों लिखा सर आपने? तो ये वाला माइनस भी तो बचा रहेगा, माइनस 1/1+10d इज इक्वल टू 5d बेसिकली। तो लेट्स ट्राई टू टेक द एलसीएम। तो I will get 1+10d as the LCM. I can write it like 1+10d minus 1 is equal to 5d. I can cancel out both of them. तो 10d upon 5d is equal to 1+10d. बेसिकली क्या किया? इसको नीचे ले गया, इसको नीचे ले गया। अब इतना तो सोचना चाहिए। तो 2 minus 1 is equal to 10d. I can write the value as 1/10 of d. तो d की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। ठीक है, 1/10, 10, 10. Oh, you have to find the value of 50d. तो 50 into 1/10, तो it will be 5. 5 will be the correct answer. समझ आया? देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने आपको इस लेक्चर में करवा दिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। आपके लिए हल्का सा एक टास्क रहेगा, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मैं खुद करवा देता हूँ। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन देखो कैसा है, √1, √2, √3 डैश 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 रूट 120 तक है, एंड यू हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ द सीरीज। तो पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करना है ना, √1 जो होगा वो मेरे को फील आ रहा है √1 तो भाई 1 ही होगा। अच्छा सर √2 क्या होगा? तो √2 क्या होगा? सिंपली 1.4, √2 क्या होगा? 1.414। √3 कितना होगा? 1.732।
है ना। तो अगर मैं सबका ग्रेटेज इंटीजर लूं, इसका भी ग्रेटेज इंटीजर, इसका भी ग्रेटेज इंटीजर, इफ आई विल टेक द ग्रेटेज इंटीजर ऑफ √1 √2 और √3 अगर मैं लूं तो फॉर श्योर की ग्रेटेज इंटीजर तो मेरा 1 आएगा। ये 1 कब तक आएगा मेरे भाई, ये सोचने वाली बात है। ये 1 मेरा कब तक आएगा, जब तक मैं क्या हुआ 4 पे नहीं चले गया। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जैसे मैं √4 ले लूंगा तो वो √4 तो 2 √4 2 हो जाएगा, 2 का ग्रेटेज इंटीजर 2 हो जाएगा। √5 की भी कुछ अपनी वैल्यू होगी फॉर श्योर की, वो 2 पॉइंट समथिंग होगी, उसका ग्रेटेज इंटीजर लूंगा तो 2 आएगा। ये कब तक चलता रहेगा, ये चलता रहेगा √8 तक। ये कैसे पता लगा आपको, क्योंकि जैसे मैं √9 करूंगा, √9 पे तो 3 हो जाएगा, 3 का ग्रेटेज इंटीजर 3 हो जाएगा। पैटर्न समझ आया। अब उसके बाद कौन सा हो जाएगा, यहाँ से √9 वाली कहानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि √9 का ग्रेटेज इंटीजर अगर हम लेते हैं तो वो 3 होता है, तो ये 3 हो जाएगा। √10 का अगर मैं ग्रेटेज इंटीजर लेता हूँ तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और अगर मैं इसे बढ़ाते बढ़ाते √15 तक ले गया, सर 16 पे क्यों नहीं ले गए, क्योंकि 16 पे मेरे भाई 4 होता है, तो 4 वाले को भी ऐसे ही बना लेंगे। सर ये करते रहोगे क्या, नहीं भाई मैं पैटर्न बता रहा हूँ ताकि तेरे को दिक्कत ना आए, मैं तो बहुत जल्दी कर लेता, लेकिन मैं तेरे लिए रुका हूँ कि तेरे समझ आ जाए। तो √17, अच्छा ये भी 4 तक जाएगा। सर ये कहाँ तक जाएगा भाई, बस √25 पे रोक दियो, क्योंकि वो 5 होता है तो सेक पीछे वाले पे चल जाएगा। तो ये कितने हो गए आपके, सिंपली 4 हो गए। अब मेरे को पैटर्न समझना है, चाहे क्या पैटर्न बन रहा है। तो मेरे को फील आ रहा है कि नंबर्स जनरेटिंग 1, एक जनरेट जो कर रहे हैं वैसे 3 नंबर हैं, 2 जो जनरेट कर रहे हैं वो कितने नंबर है, 4 5 6 7 8, 5 नंबर ऐसे हैं, ठीक है। 3 जो जनरेट कर रहे हैं वो कैसे नंबर है, कौन कितने नंबर है, 9 10 11 12 13 14 15, 7 नंबर है। तो 3 इंटू 7 हो गया। सर ये कहां तक चलता रहेगा, तो देख लेते हैं कहां तक है, √120 तक है। √120 है यानी कि √121 11 होता है, यानी कि ये लास्ट में जो नंबर जनरेट कर रहा होगा √120 वो 10 जनरेट कर रहा होगा। तो हमें पैटर्न कहां तक रखना है, 1 जनरेट 2 जनरेट, लास्ट में क्या जनरेट होगा, 10 जनरेट हो रहा होगा। अब पैटर्न कैसे समझना है, देखो 10 जनरेट तो मैंने कर दिया, लेकिन ये 1 में 3 ने किया, 2 में 5 नहीं किया, 3 में 7 नहीं किया, तो दुगने में 1 जोड़ो। 1 के दुगना करूंगा 1 जोड़ूंगा 3 आएगा, 2 का दुगना करूंगा 4 1 जोड़ूंगा 5 आएगा, 3 का दुगना करूंगा 6 1 7 आएगा, ठीक है। 10 का दुगना करूंगा 1 21 आएगा। तो 21 टर्म्स विल बी देयर व्हिच आर जनरेटिंग 10। तो वो कौन कौन से 21 टर्म्स होंगी, 100 10 आएगा, 101 102 103 डैश डैश 120 तक, सबका ग्रेटेज इंटीजर ले लो, रूट का अंडर रूट का ग्रेटेज इंटीजर ले लो, 100 101 102 से लेके 120 तक। इस बात की गारंटी है सबका आउटपुट जो आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि √121 जैसे ही ले लूंगा भाई तो वो 11 हो जाएगा, उसका ग्रेटेज इंटीजर तो 11 ही होता है। तो अब इसको पैटर्न कैसे समझना है, तो इसकी एक जनरल टर्म बना लो यार, ये 1 2 3, ये तो पहले में r लिखा हुआ है और दूसरे में क्या लिखा है, r+1 नहीं है, वो r लिखा है और दूसरे में उसका दुगने में ऐड 1 हुआ है, जो मैंने किया है 2r+1 है ना, दुगना करूंगा पहली टर्म आ जाएगी। व्हाट यू हैव टू फाइंड समेशन r = 1 से लेके 10 तक आपको फाइंड करना है। अच्छा ये करना तो है, कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2r² + r। अच्छा तो फॉर्मूला पता है, r² का क्या होता है, फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होता है, r², फर्स्ट n² टर्म्स का सम कितना होता है, क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n+1 2n+1/6 होता है फॉर्मूला, ठीक है। और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू n+1/2 होता है, तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। और देख लेते हैं उसके बाद क्या होगा, तो 10 रख लूंगा मैं, तो 10 इंटू 11 इंटू 10 टू 21/3 प्लस 10 इंटू 11/2, इससे ये कैंसल हो जाएगा, ये 55 आ जाएगा, इससे ये कैंसल 777 770 प्लस 55 5 12 1 85 825 विल बी द करेक्ट आंसर। अरे समझ आया, सो 825 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन होगा, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। वीडियो के एंड तक अगर आप बने तो एक टास्क कम से कम करके जाइए, एक पहले दिया है एक लास्ट दे रहा हूँ, ये आपके लिए टास्क है, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग व्हाटएवर द कांसेप्ट यू हैव रीड। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे पूछो, अभी भी मौका है, इसके बाद मैं बाइनोमियल ट्राई करूंगा आपके लिए, बाइनोमियल की थ्योरी लेके आऊं। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने तो प्लीज एक वीडियो को लाइक, ताकि मोटिवेशन बना रहे, इस तरीके का कंटेंट आपके लिए मैं लेके आऊं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड, आई हैव कीप 10 to 12 प्रॉब्लम इन दिस, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट नंबर, पर 10 से 12 जो मैंने क्वेश्चन कराया यकीन मानिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इसके बाद आपके PYQs के सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, कनेक्ट विद अस ऑन द टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर showing your presence in the video at the end. Thank you.